सरकार में जिनके कम सांसद हैं, जिनके 1, 2, 3, 4 भी सांसद हैं, वो भी आंखें दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि क्या एनडीए में जल्द ही कोई दरार पड़ सकती है, कोई फूट पड़ सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि एचडी कुमारस्वामी दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर भड़के हुए हैं। जो यात्रा 3 अगस्त से निकलने वाली थी बेंगलुरु से मैसूर तक, उसमें किसी भी तरीके से उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि उसमें किसी तरह का सहयोग भी नहीं करेंगे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ना तो मुझे विश्वास में लिया गया और ना ही इससे पहले मुझसे बात की गई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जेडीएस के सिर्फ 2 सांसद हैं और उसके बावजूद उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है। और उसके बाद भी आप ये देखिए कि वो कैसे नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़े हो गए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर वो पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में 2 फाड़ हो सकते हैं, क्या इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को कर्नाटका और उसके बाद केंद्र में मिल सकता है। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि एक तो कारण ये बताया गया है कि भाजपा ने उनको भरोसे में नहीं लिया, तो वहीं दूसरा उन्होंने कहा कि पद यात्रा जो है उसमें प्रीतम गौड़ा को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है प्रीतम गौड़ा, जिनको चुना गया है, ये वही नेता हैं जिसने देवेगौड़ा और कुमारस्वामी को जड़ से उखाड़ फेंकने की सुपारी ले रखी थी। और इसीलिए एचडी कुमारस्वामी भड़के हुए हैं, यहां तक कि वो उन्होंने अपनी भवें ऊपर की हुई हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस यात्रा में वो किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजंस ले रही है, जो भी मीटिंग्स कर रही है, जिस भी तरह के फैसले ले रही है, उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, उनको भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की बात करते थे, एक अकेला सब पे भारी की बात करते थे, आज आप ये देखिए कि अलग अलग मौके पर या तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दे दी जाती है कि कैसे आप इन मांगों को पूरा करें। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो भी आपने देखा है कि कैसे अलग अलग दल उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं। और 2 सांसदों वाली जेडीएस भी आप ये देखिए अब बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई है, नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो गुजरात मॉडल है, जिस गुजरात मॉडल को बेचकर दरअसल या उसके सब्ज बाग दिखाकर, उसके ख्वाब दिखाकर, विकास की बातें करके 2014 में लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाया गया था और 2014 में सत्ता पर काबिज हुई थी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसकी हर दिन कलई खुलती हुई नजर आ रही है। और अब ताजा मामला है नई बनी संसद का, जो लगभग 1200 करोड़ से बनकर तैयार हुई, जिसको आनंद फानन में जिसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा करता रहा और ये भी कहता रहा कि ये एक तरह की फजूल खर्ची है। अब आप ये देखिए कि ढंग से कहें तो ये पहली बारिश हुई है जिसमें रात भर बारिश हुई है, उसमें पानी पानी हो गई है। संसद की बिल्डिंग के छत से पानी टपक रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इससे अच्छी तो ये पुरानी बिल्डिंग ही थी। और मैं क्यों इसको गुजरात मॉडल कह रही हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल जो इस पूरी जिस बिल्डिंग को जिन्होंने बनाया है, जो उसके आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम है बिमल पटेल, जो कि एक गुजराती हैं और उनको गुजरात में मोदी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो कंपनी है, वो कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि अहमदाबाद स्थित कंपनी है, जिसने ना सिर्फ ये पूरा जो पार्लियामेंट है, नई पार्लियामेंट, उसको एक तरह से डिजाइन किया है, बल्कि काशी कॉरिडोर और साबरमती रिवर फ्रंट को भी उन्होंने ही बनाया है या उनके वो आर्किटेक्ट हैं। तो आप ये देखिए गुजरात मॉडल की कैसे पोल खुली है। इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है, किस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए आप जरा। सरकार तो वाटर लीक सरकार तो होएगा ही, तो लेकिन पार्लियामेंट के लॉबी में लीकेज हुआ है। पार्लियामेंट के लॉबी, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट, इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी जी's ego. So since he is anyway got the people of India have shown him a lesson, it is only natural that as a natural consequence of that even the parliament's lobby will leak. आपको लगता है बहुत जल्दबाजी में ही बनाया गया, इस वजह से चीजें हुई? तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारत मंडपम को देखिए ना, पेरिस में भी है प्लास्तो एक्सपोजिशन, जहाँ पे ये सब इवेंट्स होते हैं। जितना भी बारिश हो जाए, कहीं देखे कहीं सिविलाइज कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो,
और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी's ego. And since his ego has taken such a hit in these elections, it's only natural that water will leak from here. तो अपने जिस चित परिचित अंदाज के लिए जानी जाती है महुआ मोइत्रा, वही आप ये देखिए उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। और आप ये देखिए कि कैसे 1200 करोड़ से ज्यादा की बड़ी इस बिल्डिंग में जो पानी टपक रहा है वो शायद आप ये, और देखिए आप ये जो बाल्टी लगाकर बाकायदा तौर पर नीले रंग की बाल्टी को आप देख सकते हैं, इसमें वो पानी टपक रहा है। ये एक तरह का ये शोपीस है नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसके विकास के जो दावे और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उसका ये शोपीस है, उसका ये नमूना है जो आप फिलहाल देख रहे हैं। और एक और नमूना आज हमें देखने के लिए मिला भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे हैं उसका। आपको ये पता ही है कि लगातार किस तरह से एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। 11 महीने में 21 रेल हादसे हो चुके हैं। 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में 8 रेल हादसे हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए कहा कि अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे रेल मंत्रालय नहीं संभल रहा है। आज अश्विनी वैष्णव जो है वो प्रश्नकाल के दौरान पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे कि हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं। और इस पर आप ये देखिए कि किस तरह का बयान उन्होंने दिया है, जिस पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि 2 महीने में 11 रेल हादसे हुए जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन मोदी के रेल मंत्री की बेशर्मी देखिए कि देश के इतने लोगों की जान चली गई और ये इसे छोटी छोटी घटना बता रहे हैं। रेल मंत्री, नॉट रेल मंत्री, रेल मंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए आप क्या कुछ कहा है रेल मंत्री ने, जिसको कांग्रेस रेल मंत्री कह रही है। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। और वहीं अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि हम रेल मंत्री नहीं हैं बल्कि हम मेहनत से काम करते हैं और मेहनत हमारी दिखती है। और देखिए कैसे उन्होंने फिर अपने लिए टेबलें थपथपवाई। और आपको याद ही होगा कोरोना के दौरान किस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोगों से ताली और थाली बजवाई थी। अब रेल हादसों पर मैं ये नहीं कहूंगी कि रेल हादसों पर वो बजवा रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ किस तरह से थपथपवाई उन्होंने। देखिए जरा ये छोटा सा एक बानगी आप ये देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। पूरा देश कांग्रेस माननीय अध्यक्ष जी। तो अश्विनी वैष्णव को आपने देख लिया कि एक तरफ लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग कांप जाते हैं जब उनको रेल यात्रा करनी होती है और लगातार कैसे भेड़ बकरियों की तरह ठुस कर वो सफर कर रहे हैं। रिजर्वेशन होता है उसके बावजूद भी उन्हें किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन वो जिस तरह की व्यवस्था खड़ी हो गई है उसको लेकर तो जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश और रणनीति की तरह सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है विपक्ष, जब उनसे उनकी नाकामियों पर सवाल पूछ रहा है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटका से लेकर दिल्ली, तमाम जगहों पर अगर आप पूरी नजर दौड़ाएंगे और तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की ये सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की जाति पूछकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके घुटनों पर आ गई है नरेंद्र मोदी की सरकार, और उसके बाद एक नेगेटिव कैंपेन राहुल गांधी को लेकर चलाया जा रहा है अपने उस मीडिया के पिट्ठुओं के जरिए। और ये कहा जा रहा है कि आप सबकी जाति पूछते रहते हैं, अपनी जाति बताने में आखिर आपको इतना गुरेज क्यों है। आज जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है या बांटना चाहती है ये कांग्रेस और राहुल
गांधी इस तरह का नैरेटिव आप ये देखेंगे पिछले एक हफ्ते से, या मैं कहूंगी जब से राहुल गांधी का दूसरा भाषण हुआ है तब से इतनी तिलमिला गई है ये सरकार के एक नेगेटिव कैंपेन उसने फिर से चलाना शुरू कर दिया है। एक नेगेटिव कैंपेन पहले भी राहुल गांधी को लेकर चलाया गया था, उसका नतीजा आपने देखा कि एक बड़े सियासी हीरो के तौर पर राहुल गांधी उभर कर आए, और अब फिर से जिस तरह की गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका खामियाजा उसको जल्द आने वाले विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई नैरेटिव है, ना ही उसके पास कोई मुद्दे हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी के चेहरे से वो तमाम चमक दमक सब गायब है, और अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण ट्वीट करके उन्होंने जिस तरह की अपनी फजीहत कराई है वो भी आपके सामने है। और वो खुद तो नहीं आए, लेकिन अपने एक नेता को उन्होंने भेजकर जिस तरह का उन्होंने वह भाषण दिया, उनको लगा राहुल गांधी को नीचा दिखाकर या राहुल गांधी के लिए इस तरह के आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके वो बड़े हो जाएंगे, तो उससे साफ तौर पर दिखता है कि कैसे वो सियासी तौर पर बिल्कुल छोटे नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आने वाली सियासत में किस तरह के मोड़ हमें और देखने के लिए मिलेंगे। चारों तरफ से घिरती हुई नरेंद्र मोदी की इस सरकार, जिसको जवाबदेह विपक्ष बना रहा है, जिसका विकास संसद की छत से टपकता हुआ नजर आ रहा है, आखिर आने वाले चुनाव, आने वाली जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, उससे वो कैसे दो चार होगा, क्योंकि उसके पास कोई किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। वो फेक नैरेटिव जो उसने बनाया था उसका भी जो बबल है पूरी तरीके से फट चुका है, और अब उसको ये पता ही नहीं है कि आगे कैसे और क्या करना है। नैरेटिव किसके पास है? नैरेटिव विपक्ष के पास है, और विपक्ष लगातार सरकार को घुटनों पर लाए हुए हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप देख सकते हैं केपी मलिक जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। प्रेम कुमार जी हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, तथ्यों पर आधारित तमाम अपनी बात करते हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका भी अनुभव है। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और शुरुआत अगर मैं प्रेम कुमार जी आपसे करना चाहूं तो ये फिलहाल की जो पूरी स्थिति बनी हुई है, कल कंगना रनावत कह रही थी कि राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जिनको अपनी जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और उधार की बुद्धि से जो है वो काम नहीं चलता। अश्नवी वैष्णव जो है वो कह रहे हैं कि आप दरअसल एक नैरेटिव चला रहे हैं, एक कैंपेन, नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं, एक प्रोपेगेंडे के तहत बदनाम करने के लिए, यानी कि तमाम अपनी नाकामी को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उसी तरह से लीक होता हुआ नजर आ रहा है जैसे आज संसद की छत से पानी लीक हो रहा था। अभी की फिलहाल की जो पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो है, कर्नाटका से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और हमें उन तस्वीरों की भी बात करनी चाहिए जो तस्वीरें वायनाड से आ रही हैं, जो बेहद दर्दनाक हैं, दुखदाई हैं, जहां पर कई सौ लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं और सिंबॉलिक हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने निरीक्षण नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा तौर पर जमीन पर उतरकर जमीनी हकीकत जानते हुए वो वहां पर नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रेम कुमार जी, आपका पहला रिएक्शन। शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, मैंने भी उन तस्वीरों को ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी वायनाड पहुंच करके कीचड़ के बीच और बहते हुए पानी के ऊपर अस्थायी पुल पर डगमगाते हुए कदम चलते हुए वहां पहुंचे हैं। रिलीफ कैंप में वो गए हैं। वो सारी तस्वीरें आ रही हैं। आमतौर पर नेताओं को इस स्तर पर जा कर के आम लोगों से घुल मिल कर के जान का जोखिम लेकर के आपदा के अवसर पर जाते नहीं देखा गया है। राहुल गांधी जिस अंदाज में गए हैं, ये एक पहलू है जिसकी लोग निश्चित रूप से सराहना करेंगे। एक ऐसे समय में जब वहाँ दुख की घड़ी है और देश का अटेंशन लिया जा रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बजाय इसके कि केरल में आपदा कार्यों का, राहत कार्यों का, आपदा में राहत कार्यों का निरीक्षण करें, नेतृत्व करें, वो केरल सरकार पर इल्ज़ाम लगाने में जुटते दिखे। तो इस दौर में वहाँ जाके काम करना ज़रूरी है, ये उन्होंने बताया है। दूसरी बात यह है कि आपदा कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे
मानवकृत आपदा हो, जैसे मणिपुर हो या वायनाड हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टसकते नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं समझते। वो केवल सुख के साथी है, जहाँ तालियां बजवानी हो, जहाँ अपना यशगान गुणगान करना हो, वहाँ वो पहुँचते हैं और तालियां बजवाते हैं। तालियां उन्होंने संसद भवन के लिए भी बजवाई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि किस तरीके से संसद भवन में पानी घुसा हुआ है, और ऐसे जैसे कि सड़क पर पानी बहता है नालियों में, सड़क नाली बन जाया करती है, वैसे संसद भवन में पानी घुस रहा है। राष्ट्रपति जिस मार्ग से गुजरती हैं वो मार्ग तक सुरक्षित नहीं है, सदन के भीतर से पानी रिस रहा है, और ये सब तब जबकि 1 साल भी नहीं हुए हैं बिल्डिंग बनने के, और तब ये हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, तुलना कीजिए कि पुराना जो संसद भवन है वो जो 125 साल तक चला लगभग, अब भी वो उस हाल में है जहाँ कि दोबारा वहाँ जाया जा सकता है। अब बताइए ना, यहाँ अगर कुछ हादसा हो जाए और जो विधायिका हैं, सांसद हैं, उनको कुछ नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और क्या इसका इंतज़ार करना चाहिए कि ऐसे वाक़ये हों? तो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए कि पुराने संसद भवन में ही नए संसद चले और सांसदों की सुरक्षा हो। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। आप देखिए, मंदिर निर्माण हुआ, कितना जोर शोर से हुआ, सैकड़ों करोड़, वहाँ हजारों करोड़ खर्च हुए, इधर संसद में भी खर्च हुए थे। उसके बाद मंदिर में भी पानी रिसता हुआ नजर आया, पूरा मंदिर, राम मंदिर परिसर में पानी ही पानी, थोड़े भी पानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसा क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है निर्माण में। जो लोग बता रहे हैं कि सदी का सबसे बड़ा काम हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। इन दावों के बीच में ये तो नेगेटिवली जो अब तक नहीं हुआ वो आप कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। रेल मंत्री पर आते हैं। रेल मंत्री जी ने आपने दिखाया कि कैसे उन्होंने तालियां बजवाई, और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में रेल की दुर्घटनाओं की दर कम हुई है, रेल दुर्घटनाएं कम हुई हैं, फिर भी लोग मेरे लिए तालियां नहीं बजाते और हम पर छोटी छोटी बातों के लिए हमें ट्रोल करते हैं। और वो छोटी छोटी बातों में एक उन्होंने अयोध्या का उदाहरण दिया, लेकिन देश में जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं, उसमें हर रोज घटनाएं अब घटने लगी, अब तो हर रोज दिख रहा है। तो एक पखवाड़े 2 पखवाड़े में देखें तो 10 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस पर आप बिल्कुल खामोश हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और हमने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन आंकड़ों को लेकर ट्वीट किया कि क्या वास्तव में सही बोल रहे हैं अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। तो मैंने आंकड़े जो जुटाए, और वो आंकड़े अब इस कदर है कि हर दशक में, जैसे 60 का दशक था तो 60 के दशक में दुर्घटनाएं 14,769 हुई थी, और 70 के दशक में 32.5% घटनाएं कम हो गई, 9,968 हुई। फिर 80 के दशक में 29.64% दुर्घटनाएं कम हुई, वो 7,013 हो गई। 1990 से 2003 के बीच 4,620 दुर्घटनाएं हुई, यानी 34% से ज़्यादा दुर्घटनाएं घटी। 2004 से 2015, यानी मोदी जी के आने से ठीक पहले वाले दशक में 1853 दुर्घटनाएं हुई और 60% दुर्घटनाएं घटी। अभी 2015 से 2021 के बीच, 21-22 के बीच, 15-16 से 21-22 के बीच 6 साल में, यानी अभी 10 साल हुए नहीं है, 6 साल में 449 दुर्घटनाएं हुई हैं। तो दुर्घटना का जो प्रतिशत है हर बार गिरा है, और क्रमशः वो दुर्घटनाएं कम हुई। हमारा सौभाग्य है कि 60% दुर्घटनाएं कम हुई पिछले दशक में। कभी किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम पर सवाल मत उठाओ, हमने दुर्घटनाएं कम कर दी हैं। अरे दुर्घटनाएं हर 10 साल में कम हुई, आपके समय में भी कम हो रही। तो क्या जो दुर्घटनाएं घट रही हैं उस पर आप खेद नहीं प्रकट करेंगे, मृतकों के प्रति शोक व्यक्त नहीं करेंगे, उनके परिजनों को सांत्वना नहीं देंगे, ये आश्वस्त नहीं करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं आगे हम नहीं होने देंगे? ये सारी चीजें नदारत है। माफी और खेद तो दूर की बात है, ये भरोसा भी नहीं दे रहे कि आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप कवच का नारा दे रहे थे कि हम कवच लेकर आए, 2 ट्रेनें आसपास
पास आएंगी तो एक दूरी में रुक जाएंगी, वो सारी चीजें कहाँ हैं? आप चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो एनटीए लेके आए हैं वो पिछले सरकार में क्यों नहीं लेके आए? अरे पिछली सरकार ने एनटीपीसी दिया, पिछली सरकार ने स्टील के कारखाने दिए, उर्वरक के कारखाने दिए, परमाणु के ये यूरेनियम संवर्धन के कारखाने दिए, क्या क्या नहीं दिया? तो आप एक एनटीए दे दिए तो उसके लिए कह रहे पिछली सरकार ने नहीं दिया। कितनी अच्छी बातें की जा रही है। सरकार का तो काम होता है जनता के लिए कुछ न कुछ नया देते रहना, लेकिन कौन सी क्या आप दे रहे हैं? और ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है गलत को सही ठहराने में लगी है, अपनी असफलताओं को मान नहीं रही है। और ये असफलताएं क्यों हो रही हैं? यह सफलताएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि संगठन के भीतर केवल झूठा नैरेटिव फैलाने का कंपटीशन चला हुआ है, झूठी बातें देश को समझाई जा रही हैं, संगठन के भीतर से भी आवाज उठ रही है, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी कि भाई आप मेडिक्लेम पर कैसे 18% जीएसटी लेते हैं? आप जीवन बीमा निगम पर क्यों आप 18% जीएसटी लेते हैं? क्या हमारे जीवन के जोखिम में जो जोखिम है उस जोखिम पर भी आप जीएसटी लेंगे? ये सवाल बीजेपी के भीतर से उठ रहे हैं। आप देखिए वो ये मैं नाम भूल रहा हूँ, तिवारी जी, जो जिस मंत्री जो हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति को लेकर के जो चबूतरा बन रहा है उसको लेकर के जो विवाद है, उसमें क्या बयान आया केशव प्रसाद मौर्य का कि ये गोरखपुर वाले जाने, ये शासन का काम नहीं है। क्यों? ये घटनाएं किसी चबूतरे को तोड़ देना शासन का काम नहीं है? तो ये भी संगठन के भीतर जो विवाद है उसको बता रहे हैं। हर तरह से ये माहौल है, झूठ को सच बताया जा रहा है और अतीत की सरकारों में जो सच था उसको आज झूठ बताया जा रहा है। लंबी लकीर खुद न खींच करके दूसरे की खींची हुई लकीर को छोटा करके ये अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। यही दरअसल गुजरात मॉडल भी है, यही दरअसल संगठन के भीतर का में जो गुटबाजी है उसका कारण भी है। और सदन के भीतर आप देख रहे हैं ये विपक्ष जोरदार तरीके से हावी है। सत्ता पक्ष को जब कुछ सूझ नहीं रहा है तो वो पूरे दलित समाज को, पूरे पिछड़े समाज को, पूरे आदिवासी समाज को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो जातीय जनगणना चाहते हैं। जातीय जनगणना चाहने वालों को आप ये कहेंगे कि आपकी कोई जाति नहीं है? आप जाति नहीं है का क्या मतलब है? मैं तो इसे सिर्फ ये नहीं मानता कि जाति पूछ रहे हैं। जाति पूछने से बड़ा मामला है ये। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जाति पूछने वाले होते कौन हो तुम? ठीक है, एक प्रश्न है, लेकिन इससे बड़ा मामला है कि आप पूरी उन सभी लोगों की जाति को संकर बता रहे हैं, उनकी रक्त शुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं जो जातीय जनगणना की मांग करता है। तो क्या आप पूरे देश को गाली देंगे? क्या आप नेता प्रतिपक्ष को गाली देंगे? ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन वास्तव में उनकी असफलताओं का जो एक पूरा बैकलॉग जमा हो गया है उस पर जो विपक्ष हावी है इसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल, आपने पूरी तस्वीर एक तरह से खोल कर रख दी और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से आपने बात कही वो वाकई में कई तरह के सवाल ये उठाता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी हर उस वर्ग की आवाज उठा रहे हैं जिसकी आवाज एक नेता को बनकर मजबूती से उठाना चाहिए। सबसे नीचे तबके पे खड़े हुए लोगों का हाथ पकड़कर आप ऊपर तक लेकर आए, ये एक नेता की एक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, जो हमने 10 साल में कभी होते नहीं देखा। 10 साल में हमने इवेंट्स देखे, 10 साल में एक नेता ने सिर्फ अपनी वाहवाही करवाई और इसके अलावा लोगों को क्या दिया? लोगों के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं, उनकी जो थाली है जो बजवाई थी जिसमें खाना होना चाहिए था वो भी खाली है। उनके पास ना रोजगार है। अग्निवीर जैसी आप योजना लेकर आते हैं और जब उसको लेकर सवाल खड़ा किया जाता है तो आप उसको कहते हैं कि वो बनी रहेगी। इस तरह की तमाम चीजें जो हो रही हैं केपी मलिक जी, और फिलहाल का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है? और कल सोनिया गांधी ने कहा ही था कि हमें अति आत्मविश्वासी नहीं होना है लेकिन किसी भी तरीके से हमें निराश भी नहीं होना है। माहौल पूरी तरीके से हमारे पक्ष में है, बस हमको दृढ़ता से आगे काम करना है और आगे आने वाले जो नतीजे हैं वो हमारे पक्ष में होंगे। आप अभी जिस तरह की पूरी बयानबाजी हो रही है राहुल गांधी को लेकर, अश्विनी वैष्णव ने जो कहा,
एच डी कुमारस्वामी जिस तरह से आंखें तरा रहे हैं और जो गुजरात मॉडल जो टपक रहा है, जिसके बड़े बड़े दावे किए गए थे, उस सब को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बुसरा जी, अगर आप देखें, सबसे पहले तो मैं जो प्राकृतिक आपदा केरल के वायनाड में आई है, उन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं। ये एक प्राकृतिक आपदा है। राहुल गांधी वहां पर आशा के अनुरूप उनको वहां होना चाहिए था, उन लोगों के दुख में उनको शरीक होना चाहिए था। आज ये बहुत बड़े दुख की घड़ी है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में अमित शाह ने इस पे पल्ला झाड़ते हुए केरल सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है और उसमें भी एक राजनीतिक बू आ रही है उनके भाषण में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहां पे एक दूसरे सियासी दल की सरकार है इसलिए, और वहां पे हमारे जो मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं वो वहां से आते हैं इसलिए हम वहां इस तरह की चीज, अच्छी बात नहीं है किसी भी सियासी दल के लिए। केंद्र सरकार को वहां पे स्टेट सरकार के साथ मिलकर तेजी से काम करना चाहिए, मैं इस प्रकार की आशा करता हूं। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा सदन में बना हुआ है, जिस प्रकार अनुराग ठाकुर जैसे नौसिखिए लोगों का ये कहना कि जिनको अपनी जाति का नहीं पता है वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण मूर्खता है कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। आप जनगणना की बात करते हैं, ये जनगणना कोई नया मुद्दा नहीं है। 2011 पार्टी के जो मुंडे साहब राज्य से आते थे, उन्होंने पहले 2011 में ये मुद्दा उठाया था और कांग्रेस की सरकार जो मनमोहन सरकार, उन्होंने कहा था जनगणना होगी, हुई भी थी कुछ राज्यों में। दूसरी बात यह है कि आज जिस प्रकार से इसको मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही, तो वो एक झेप मिटाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है जातीय जनगणना के मामले पे, और इसी जातीय जनगणना के मामले पे नीतीश कुमार को आज नहीं तो कल निर्णय लेना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली की सरकार गिरने का एक मुख्य कारण बनेगा। दूसरा, जो आपने कर्नाटक की कुमारस्वामी की बात कही है, कुमारस्वामी कहीं ना कहीं इस दबाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समर्थन कर रहे कि उनके परिवार पे एक निजी आपदा आ गई थी, उस आपदा में मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो उस असर बचने के लिए, उसको थोड़ा सेटल करने के लिए, उस बात को हानि होने तक करने के लिए वो इनके साथ थे। वो अपना स्थानीय राजनीति को देखते हुए, प्रदेश की राजनीति को देखते हुए कभी भी वहां का निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी उनसे किसान सवाल पूछ रहे हैं, एमएसपी के सवाल, और वो भी किसानों की पार्टी है कर्नाटक की, मेरा ये मानना है। तीसरी बात जो आप पूछरा जी कर रहे हैं, जैसा कि अभी प्रेम जी ने भी कहा, असलमी वैष्णव जिस बेशर्मी से बात कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती, कई सारी ऐसी दुर्घटना हुई जिसपे उनका कोई बयान नहीं आया, जिसपे वो हाउस में नहीं खड़े हुए, जिसपे उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, जिसपे उन्होंने कोई बाइट नहीं दी। कई बार तो ये हुआ है पिछले दिनों में कि एक ही दिन में 2-2 घटनाएं हो गई हैं रेलवे की, वो सामने नहीं आए। उनको सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए उन्होंने कोई दुर्घटना नहीं करी है, कई दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आपको रेल मंत्री होने के नाते उसकी जिम्मेदारी आप ही की बनती, चाहे क्लर्क गलती करे, चाहे कोई एक स्टेशन मास्टर गलती करे, चाहे किसी ट्रेन का ड्राइवर गलती करे, जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप मंत्री हैं। क्योंकि तब भी तो आप ही सामने आते हैं ना, जब कवच दिखाते हैं तो कवच तो आप नहीं लगा रहे, कवच तो आपने नहीं बनाया। हालांकि वो कवच भी एक दिखावा था, कहाँ कवच लगा है, कौन सी लाइन पे कवच लगा है, इससे आज तक कवच से कितने, कौन सा कवच लगाने से, किस स्टेशन पे लगाने से कितनी दुर्घटनाएं रुकी, इसका भी कोई रिकॉर्ड हम सरकार ने नहीं आज तक दिया। रेल मंत्री ने नहीं बताया कि ये दुर्घटनाएं कवच की वजह से रुकी हैं, कहाँ कवच लगा है ये आज तक नहीं पता है। तो ये तमाम जिम्मेदारी मंत्री को लेनी चाहिए। वो इनसे बचते हुए, बड़ा हास्यास्पद नजारा आप जो स्क्रीन पर भी पेश कर रहे थे कि अपने लिए खोलियां बजवा रहे हैं, इससे क्या कहेंगे कि आप अपने आप को कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ताली बजाइए, क्योंकि विपक्ष तो ताली बजा नहीं रहा और आपका उत्साह दिख नहीं रहा है। ये तो वही बात होगी कि जैसे कोरोना से बचने के लिए आपने थाली और तालियां बजवाई थी,
मोबाइल की टॉर्च जलवाई थी कि कोरोना भाग जाएगा। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हताश और निराश मुझे दिखाई देती है। और दूसरा एक बड़ा बुछड़ा जी, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से पिछले दिनों अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक रैली में, शरद पवार भी आज देश के इतने बड़े नेता हैं और आज की डेट में अगर हम देखें, मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता है और उनका एक सम्मान भारत की राजनीति में है। उन पे इस प्रकार खुलेआम उनको भ्रष्टाचार का सरगना बताना, उनके प्रदेश में बताना, जहां लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, जहां का बड़ी भारी तादाद में मतदाता उनके साथ है, आप उनके यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं। और फिर आप जवाब भी आपने सुन लिया शरद पवार का। कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन है। जब उन्होंने जवाब दिया तो फिर आप नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा मैं तो सरगना हूं, लेकिन आप तो तड़ी पा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बढ़िया जवाब जो उनकी बेटी है उन्होंने दिया। उन्होंने पूछा कि अगर वो भ्रष्टाचार के सरगना थे तो उनको आपने फिर अवार्ड क्यों दिया, भारत सरकार का इतना बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया उनको, भारतीय जनता पार्टी इसका निर्णय करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो चारों तरफा घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जिस तरह से चारों तरफ घिरे हुए हैं, अब हमले बाहर से नहीं, मैं लगातार आपको कहता हूं, अब हमले बाहर से जितने हो ना हो, अब हमले अंदर से शुरू हो गए हैं। उसी की वानगी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी है, योगी लगातार हमले कर रहे हैं। पिछली बार कर्नाटक से एक बहुत बड़ा हमला एक सांसद ने किया था जो 7वीं बार सांसद बन के आए। तो ये हमले भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से शुरू हो गए और कहीं ना कहीं इन हमलों से निराश और उदास हताश मोदी जी भी हैं और अमित शाह भी हैं। इनको लगने लगा है कि अब सरकार को चलाना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहना बहुत मुश्किल है। बहुत लंबा ये मामला भारतीय जनता पार्टी का नहीं चला। तो मुझे लगता है ये जितने कदम उठा रहे हैं, जितने भाषण दे रहे हैं, ये सब एक हताशा का नतीजा है। आखिर में बुशरा जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिस पुरानी संसद की बात करते हैं, वो संसद अपने अस्तित्व में आ गई थी 1928 में। अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं और मैं लगभग 3 दशकों से संसद को कवर कर रहा हूं। मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा कि संसद के किसी हिस्से में हमने बरसात में पानी टपकते हुए देखा। हाँ, जो पार्लियामेंट का बरांडा है, जो पार्लियामेंट का कॉरिडोर है, उसमें आप जब देखते हैं तो बारिश की फुहार आपको दिखाई देती है, लेकिन पानी टपकते हमने कहीं नहीं देखा। और दुर्भाग्य देखिए, जिस पार्लियामेंट को 1 साल बने हुए नहीं हुआ, वो टप टप कर रही है और उसके बाहर कॉरिडोर में पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये जताता है कि आपका विकास का मॉडल क्या था और आप कहां खड़े हैं। और खाली यही नहीं, जैसे कि खुद रेल मंत्री जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या जो आपके सिर के ऊपर ताज के मुकुट की तरह, और आप जिसको बेचने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को इतने दिन से उसी पर राजनीति कर रही है। वहां के स्टेशन की दीवार की बात आप खुद ही कर रहे हैं। अरे कोई भी स्टेशन हो, नया स्टेशन हो, पुराना स्टेशन हो, दीवार तो गिरी है ना, तो क्या विपक्ष वो भी ना दिखाए, विपक्ष उस पर भी सवाल ना उठाए, विपक्ष चुप करके बैठ जाए। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल क्या है। अगर विकास का मॉडल देखना है तो पुरानी संसद को देखिए, अगर विकास का मॉडल देखना है तो लाल किले के लोहे के पुल को देखिए, जो 150 साल से 165 साल के करीब हो गया है और आज भी सीना तान के खड़ा हुआ है। और पुल बनाया गया था सिंगल रेलवे लाइन के लिए, उसके ऊपर डबल रेलवे लाइन आज भी चल रही है। तो ये होती है चीजें। तो ये विकास का मॉडल, जो खोखला मॉडल भारतीय जनता पार्टी का है, ये तमाम घटनाएं हैं जो उनको घेरने का काम कर रही है पुष्पा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो घिरती हुई पूरी सरकार नजर आ रही है। और अब तो आप ये देखिए कि प्रेम कुमार जी, विधानमंडल की जो बैठक हुई उसमें योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अगर अभी चुनाव हो तो उनको उनको समाजवादी पार्टी को बराबर बराबर की सीटें आएंगी, 185 यानी कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें और अगर अभी यूपी में चुनाव होता है तो यानी कि इंडिया गठबंधन वहां पर जीतेगा और वो सरकार बना पाएगा। उन्होंने कहा 2027 के लिए हमें और कमर कसनी है, हमें और ज्यादा मेहनत करनी है ताकि हम वहां पर सरकार बना सके। वहीं दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार किस तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि राज्य में रिश्वतखोरी और अपराध जो है वो बढ़ गए हैं। गोरखपुर की जो आपने जिक्र किया उसको लेकर उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं कि वो गोरखपुर वाले देखें। तो ये जो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी में उसके अंदर और जो उसके घटक दल हैं
उन सब की जो हो रही है और जिस तरह से जो मुद्दे हैं उन पर बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो नरेंद्र मोदी जो लगभग हर दिन लाइमलाइट में बने रहते थे, हर दिन वो कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते थे कि वो ही सिर्फ हेडलाइंस में बने रहें, वो अब हेडलाइंस से पूरी तरीके से गायब हैं। अब तो वो गाड़ी में भी फ्रंट सीट पर लाइट बंद करके बैठते हैं या फिर वो पीछे बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये सब जो अभी आप घटनाक्रम देख रहे हैं, उसको आप विधानसभा जो आने वाले चुनाव है अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो आप किस तरह की स्थिति बनते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है विपक्ष पूरी तरीके से एज पर है? जो विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको सही लगता है? क्या आपको लगता है आने वाले जो चुनाव हैं 3 राज्यों में, उसमें जम्मू कश्मीर शामिल कर रहे हैं, तो 4 राज्यों में उसकी जीत या हार केंद्र की सरकार बनी रहेगी या फिर गिर जाएगी, इसका फैसला करने जा रहे हैं। और इसीलिए जो छोटे छोटे भी दल हैं वो भी आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के सामने आंख में आंख डालकर खड़े हो जाते हैं किसी ना किसी बात को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि अब वो 56 इंच वाले एक अकेला सब पे भारी वाले नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि डिपेंडेंट नरेंद्र मोदी हैं। देखिए बुशरा जी, सरकार रोज रोज गिरती और बनती नहीं है। सरकार जो बनी है वो किसी तरीके से, लेकिन एनडीए के का बहुमत है और वो सरकार में है, मगर सरकार लेकिन अगर आपने सुना हो, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, अगर आपने सुना हो तो ये गौरव गोगोई की तरफ से ये कहा गया था कि मिड टर्म पोल के लिए कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहा गया कि आप तैयार रहें, ये 5 साल नहीं चलेगी सरकार। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी कहा कि चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। और आपको वो याद ही होगा कि ये कहा जाता था मुलायम सिंह यादव की तरफ से कि जिंदा कौमें जो है 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। तो अगर इन सबको भी जहन में रखकर अगर देखा जाए तो देखिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है और तीसरा कार्यकाल अभी समझिए 2-3 महीने हुए हैं, सत्र हुआ है, हनीमून पीरियड खत्म हुआ है तीसरे समय कार्यकाल का। हम गौरव गोगोई के बयान को, जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, बल्कि कांग्रेस के उप नेता हैं, कांग्रेस संसदीय दल के, उनको इस रूप में देखते हैं कि आज विपक्ष के एक नेता में ये हिम्मत आई है कि मिड टर्म चुनाव बोल सकता है, तब जबकि तुरंत चुनाव हुए हैं। अन्यथा मिड टर्म चुनाव की तो बात लोग सोचते भी नहीं थे, क्योंकि अपने ही सांसद खिलाफ में ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से सांसद जीत कर आते हैं और तुरंत में मिड टर्म में जाने की बात करेंगे, ये भाव आता था। तो आज अगर ये भाव वो खुलकर बोल रहे हैं कि मिड टर्म चुनाव की तैयारी कीजिए, तो इसका मतलब है कि आम भावना यही बन रही है और जनता की भावना भी यही बन रही है कि ये सरकार किसी तरीके से बहुमत में आई है, लेकिन अब भी वो ये जन विरोधी नीतियों पर चल रही है और इस सरकार अधिक चलते रहना जनता के हित में नहीं होगा। ये भावना जब तक वातावरण नहीं बनेगी तब तक किसी की हिम्मत नहीं होगी मध्यावधि चुनाव बोलने की। तो इस मायने में उस बयान का महत्व है। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने भी कहा था, एक दिन पहले ही कहा था कि विधानसभा चुनाव में हमें जीतना है, उसकी तैयारी करनी है, और अपने लोगों के बीच कहा था, इंडिया गठबंधन से कहा था। तो विधानसभा चुनाव तो है ही प्राथमिकता में, और खास करके जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में इंडिया का परफॉर्मेंस बढ़िया है और एनडीए के गठबंधन से ज़्यादा वोट मिला है, तो वहाँ तो सरकार बनेगी ही, ये मान के चल रहे हैं। तो उसको और सुनिश्चित करने वाली बात, उत्साह बढ़ाने वाली बात, हरियाणा में भी आप देख सकते हैं वोट्स इंडिया गठबंधन को ज़्यादा मिले हैं। आप झारखंड में भी चुनाव हुआ है, वहाँ बराबरी की टक्कर आप कह सकते हैं चल रही है। तो ये 3 स्टेट हैं जहाँ चुनाव होने वाले, और जम्मू कश्मीर में होंगे तो वो अलग होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए हालांकि स्थानीय कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं देश के शेष हिस्सों में, वहाँ क्या हाल है। उत्तर प्रदेश जहाँ अभी चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में मची है जिसका पूरे देश के बीजेपी में संगठनात्मक रूप से उनके मनोबल पर असर पड़ रहा है।
आज वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात में पूरा मंत्रिपरिषद बदल देते थे, वो नरेंद्र मोदी जो हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री दे देते थे 3 महीने में, वो आज फैसला नहीं कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच झगड़े का। पहले यही लोग अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़े का उदाहरण दे करके कहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, निर्णय नहीं ले पाता है। आज कहाँ है वो निर्णय लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों नहीं निर्णय कर पा रहे हैं? कैसे केशव प्रसाद मौर्य खुलेआम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं? आज योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में बयान दिया है, घोर आपत्तिजनक बयान दिया है। एक विजुअल जिसमें एक लड़की को बरसात में जो बाइक पर जा रही है उसको कुछ लोग घेर करके छेड़खानी करते हैं, वो निंदनीय विजुअल है। तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ऐसी घटनाएं और भी होती हैं जिसमें एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन इसमें से योगी आदित्यनाथ जी ने खोज निकाला, एक का नाम यादव है, दूसरे का नाम मुसलमान है। वो इन दोनों को उन्होंने कहा कि ये लोग सद्भावना वाले लोग हैं, ऐसा कह करके उन्होंने तंज कसा और फिर कहा कि इनको बुलेट से जवाब मिलेगा। बुलेट ट्रेन जैसा वर्ड बोल करके वो तकनीकी रूप से बच गए, लेकिन बुलेट से जवाब मिलेगा और इनकी खैर नहीं। और ये सारा जो है उन्होंने पूरे 2 अपराधियों को मुस्लिम यादव से जोड़ दिया कि ये मुसलमान और यादव, और इसको राजनीति से जोड़ दिया और जवाब देने की बात कर रहे हैं। देखिए आज ही उस विधानसभा में रिपोर्ट भी पेश की जानी थी, मुझे पता नहीं पेश हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस के संरक्षण में पत्रकार बनकर कुछ नकाबपोश कुछ युवकों ने हत्या कर दी थी, सरेआम हत्या कर दी थी। तो उस बारे में मंत्री अब भी विधानसभा में बयान दे रहे हैं कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया, हमने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, हमने मिट्टी में मिला दिया। ये जो बयान है, ये बयान भी सदन के बाहर हुई हत्याओं की स्वीकारोक्ति है। सदन के भीतर जो पुलिस संरक्षण में मौत हुई है वो मौत नहीं, हत्या है। ये इस बयान से पुष्टि होती है, क्योंकि ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने कहा था मिट्टी में मिला देंगे और देखो हमने मिट्टी में मिला दिया। ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, नफरत से जुड़ी घटनाएं हैं जो सेलेक्टिव ढंग से अपराधियों के खिलाफ इस रूप में काम करती है जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, एक समुदाय के खिलाफ आक्रोश और नफरत पैदा किया जा सके। आज जैसा बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है वो भी रिपीट है कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, ये यादव, ये मुस्लिम, और इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये बयान उन्होंने दिया है। तो ये एक तरह से पोलराइजेशन के, नफरत वाले पोलराइजेशन की ओर एक बार फिर वो समाज को धकेलना चाहते हैं, और वो इसी राजनीति का परिणाम है जो पूरे देश में उन्होंने चलाई है और वो राजनीति कर रहे हैं। आज उस बात की भी चर्चा करना जरूरी है कि सदन में अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया था, जाति वाला बयान, उस पर कांग्रेस पार्टी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ रही है। और ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी होगा, क्योंकि उन्होंने भी उस चीज को इंडोर्स किया जो कि एक्सपंज बातें थी, लोकसभा स्पीकर ने जिसको हटा दिया उसको उन्होंने इंडोर्स किया। तो ये अनुराग ठाकुर और उनके नेता नरेंद्र मोदी दोनों के खिलाफ इसकी जांच होगी, और जांच कमेटी बनती है तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी और मॉरली केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की हार होगी। जी बिल्कुल, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसको लेकर क्या फैसला ओम बिरला लेते हैं। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि ओम बिरला किस तरफ टिल्टेड है और किस तरह के फैसले वो लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि जो पूरा का पूरा भाषण है जिसमें ये कहा गया था कि वो हिस्सा जिसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसको एक्सपंज किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब अपने ट्विटर हैंडल से अनुराग ठाकुर की तारीफ करते हुए कसीदे जो उन्होंने पढ़े और इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें लिखी, वो पूरा का पूरा भाषण उन्होंने अनुराग ठाकुर का ट्वीट किया है। उसमें से वो जो एक्सपंज जो हिस्सा है वो हटा हुआ नहीं है, बल्कि पूरा भाषण है। और विशेषाधिकार हनन जो है उसका एक तरह से वो लेकर आया जाएगा, और देखना होगा कि क्या कुछ इसको लेकर आगे फैसला किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है पूरे घटनाक्रम जो फिलहाल हो रहे हैं और उस पर
निगाह लगाकर उन तमाम चीजों को देखना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल वही है केपी मलिक जी, जिसकी तरफ अभी प्रेम कुमार जी ने जो इशारा किया है कि लग ये रहा था कि 240 पर सिमटने के बाद और ये जान लेने के बाद कि अयोध्या जैसी जगह से भी हारे हैं, यानी नफरत की या फिर धर्म की जो राजनीति है उसको लोगों ने पूरी तरीके से नकारा है। उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि तमाम वही एजेंडा जो है उसी पर ही सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ तो अब एक तरह से और ज्यादा अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, चाहे लव जिहाद बिल और सख्त बिल जो है वो जिस तरह से पेश करके पास कराया गया, कावड़ यात्रा को लेकर जो डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी, फिर भी हम ये देख रहे हैं कि कोई उसका असर जमीन पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। लगातार कावड़िए जिस तरह का उपद्रव मचा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। और अब इस तरह का बयान जिसका जिक्र अभी प्रेम कुमार जी ने किया है, तो ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है। एक तो ये अपने आप को एक असर्ट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और ये बता रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, और उसी लगभग उसी एजेंडे पर चलती हुई नजर आ रही है जब अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि 4% जो आरक्षण जो आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है, वो शायद भूल गए कि आंध्र प्रदेश में अब उनकी ही सरकार है, वो अब कोई और सरकार नहीं है। और उसका भी जिक्र कर देते हैं कि वो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में ओबीसी कोटे में जो मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है वो हम खत्म करेंगे। वो भूल गए कि आंध्र प्रदेश में उन्हीं के सहयोग से बनी हुई सरकार है। तो ये इसके एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि इससे साफ लग रहा है कि आने वाले चुनावों में या आने वाली पूरी रणनीति या आने वाली पूरी सियासत भारतीय जनता पार्टी अपने उसी डिवाइसिव एजेंडे पर करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो जाट नॉन जाट में बांटे, कुकी मैती में बांटे, वो हिंदू मुसलमान में वो बांटे। अभी आप ये देखिए कि जाति के नाम पर वो कह रही है कि राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं। जिन्होंने देश में खाई पैदा कर दी वो आईना अपना नहीं देख रहे हैं और वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो देश को बांट रहे हैं जातियों के नाम पर। इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मुद्दे हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने देखा कि योगी अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बनाने में सफल हुए हैं, और वो सबसे ज्यादा आने वाले मोदी और अमित शाह के लिए है, इसीलिए ये लड़ाई है। क्योंकि योगी आज जो हिंदुत्व के ब्रांड हैं वो खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी वो इस बात। मलिक जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। अब बुशरा जी, मैं एक्चुअली जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे कार्रवाई लग गई है, और यहाँ मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री या गृहमंत्री का रोक लग गया है और वो जैम में लगा दिए गए हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ नहीं, कोई बात नहीं जी ठीक है। वैसे मेरे पास कार्यक्रम के लिए कुछ ही मिनट बचे हैं और इसका जवाब मैं प्रेम कुमार जी से ही लेना चाहूंगी, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, बहुत टूट कर आ रही है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए केपी मलिक जी। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आपको लग रहा है कि उसी अपने नैरेटिव, उसी अपनी सियासत, उसी पर ही भारतीय जनता पार्टी आपको आगे जाती हुई नजर आएगी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर अदरवाइज हो? जिस तरह जो सवाल मैंने अभी केपी मलिक जी से पूछा, क्या उसने जो अभी नतीजे आए लोकसभा 2024 के, क्या उससे कोई सबक नहीं लिया या लेना नहीं चाहती, या उसको लग रहा है कि शायद उसमें भी उस तरह की सियासत में भी शायद उसकी कोई कमी रह गई, तो इसीलिए अब उसको और इस पर धार देनी चाहिए, इसीलिए लव जिहाद जैसे और सख्त कानून जो है लाकर पास करवाए जाते हैं? जो कानून उत्तर प्रदेश में आया गया जी, जो कानून उत्तर प्रदेश में आया उसका नाम लव जिहाद नहीं है। ये तो मीडिया के लोग उसको लव जिहाद कानून बोल रहे हैं, लिखित रूप में कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं है। इसलिए हमें भी उस बात से बचना चाहिए। उनके वैसे नैरेटिव में हम क्यों आए जो वो लिख कर नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो उस कानून का मकसद जरूर है, अपनी तरह से अपने किस्म का वो है कानून, उसका मकसद है उनके राजनीतिक मंसूबों को पूरा करता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि बीजेपी आज जिस तरीके से दबाव में है, दबाव में गलतियां कर रही है और नफरत की सियासत पर फिर लौटी हैं,
संगठन के भीतर से आवाज उठ रही है, उनके मंत्री फ्रस्ट्रेट होकर जवाब दे रहे हैं, गाली गलौज की भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्ष को एक नए किस्म से राजनीति करनी होगी। जनता नेगेटिव बातों को नहीं लेती है, कुछ अच्छे नोट पर नहीं लेती है, तो जनता इन बातों को बीजेपी के खिलाफ लेगी, मगर तब जब विपक्ष जनता के मुद्दों पर बना रहेगा। वो उनसे तू मैमे में ना उलझे विपक्ष, बल्कि वो जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड में गए, भाई लोगों के बीच गए ना, तो लोगों के बीच जाना, उनका दुख दर्द सुनना, इस सियासत पर वो फोकस बनाए रखें तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। हम महाराष्ट्र में भी अभी देख रहे हैं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, तो इस जुबानी जंग की बहुत आवश्यकता इंडिया गठबंधन को नहीं है। इंडिया गठबंधन तो अभी लीड ले रहा है पॉलिटिक्स में, तो गलती बीजेपी या एनडीए को करने दिया जाए। आप जनता के मुद्दों को उठाते रहिए। अगर इस नोट पर बने रहते हैं, जातीय जनगणना का सवाल उठाते हैं या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल उठाते हैं, रोजगार का सवाल उठाते हैं, अग्निवीर का सवाल उठाते हैं, तो इन मुद्दों से जनता आपके साथ बनी रहेगी, और बजाय इसके कि हम तुमको देख लेंगे और हम तुमको देख लेंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है कि हमने धमकी दे दी और उसने भी धमकी दे दी, लेकिन ये वास्तव में जनता इसको पसंद नहीं करती है। ये बात समझने की ज़रूरत है, और हम समझते हैं कि विपक्ष ने घेर रखा है सत्ता पक्ष को, उनको जगह नहीं मिल रही है, न सदन के भीतर न सदन के बाहर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुश्किल में हैं और उचित समय पर उचित प्रतिक्रिया तक दे नहीं पा रहे हैं। वायनाड जैसी दुर्घटना पर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, प्राकृतिक हादसा पर, और इस तरह से हमें लगता है कि अपोजिशन जो है अभी बहुत कंफर्टेबल है। विधानसभा चुनाव में इसकी पुष्टि हो जाएगी। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी लगातार, जैसे आपने कहा कि लगातार जनता के बीच जाकर उनके मसलों को सुन रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि जो मोची जिनसे राहुल गांधी मिलकर आए थे, जिस चप्पल को उन्होंने सिया था, उसको बाकायदा तौर पर अब उस चप्पल की बोली लग रही है। 10 लाख रुपए तक उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए तक ये कह दिए गए हैं कि किसी एक शख्स ने कहा है कि वो 10 लाख रुपए में भी खरीद लेंगे, लेकिन उन्होंने जो मोची थे उन्होंने ये मना कर दिया कि वो अभी नहीं इसको बेच रहे हैं। तो कैसे राहुल गांधी की एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, कैसे उन्होंने मदद की, माली मदद की, मशीन उन्होंने भेजी, उनसे मुलाकात की, वहां बैठकर चप्पल उन्होंने सी। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप एक ओवरऑल तस्वीर देखते हैं राहुल गांधी की राजनीति की, तो वो ये साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे वो लोगों के बीच में रहकर लगातार राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छी राजनीति है, अगर इसको राजनीति कहा जाए तो ये अच्छी है, और ऐसी तमाम नेताओं को करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और लोगों के बीच जाकर ना सिर्फ उनको सुन रहे हैं, कम बोलकर उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी राजनीति जिस तरह से राहुल गांधी ने बदली है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए उनको ये कहकर कि जिसको उनकी अपनी जाति का नहीं पता, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, और इसी तरह के तमाम बाल बुद्धि या उधार की बुद्धि, इस तरह के तमाम शब्द वो जिस तरह के कर रहे हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द, वो अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि राहुल गांधी कैसे एक तरह से राख से उठकर आए हैं, उन्होंने पूरी अपने लिए एक सियासी जमीन तैयार की अपने स्ट्रगल से, वो भी हमारे सामने। अब आगे देखना होगा कि आगे इसका और फायदा क्या राहुल गांधी को मिलता है, वो हम देख रहे हैं कि मिल रहा है, और आगे कैसे तस्वीर बदलती है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, आपने अपना समय दिया उसके लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप डीबी लाइव के तमाम जो वीडियोस हैं उनको पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और शाम